नमस्कार। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं अमृता चौरसिया। शुरुआत हेडलाइन से। जम्मू कश्मीर से पूरी तरह होगा आतंकवाद का सफाया, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। राज्यपाल ने अधिकारियों के साथ बैठक में की सुरक्षा हालात की समीक्षा। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने सैन्य अभियानों में राजनीतिक दखल से किया इनकार। शहीद जवान औरंगजेब के परिवार से मिली रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण। सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को लेकर तेजी से कर रही है काम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के साथ किया संवाद, कहा कच्चे माल की लागत कम करने, उपज को उचित मूल्य दिलाने, फसलों की बर्बादी रोकने और आमदनी के वैकल्पिक स्रोत तैयार करने पर सरकार का जोर। एयर इंडिया में विनिवेश को लेकर सरकार प्रतिबद्ध, केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा का बयान, कहा पहले की तरह करते रहेंगे वित्तीय सहयोग, स्थिति की समीक्षा और वैकल्पिक योजना पर काम जारी। भारत समेत कई देशों में गुरुवार को मनाया जाएगा चौथा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सूरीनाम में योग शिविर में होंगे शामिल। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में लेंगे भाग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून में 50,000 से ज्यादा प्रतिभागियों के साथ करेंगे योग। और फीफा विश्व कप में पुर्तगाल में मोरक्को को 1-0 से दी मात। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने किया निर्णायक गोल। 4 अंकों के साथ अंतिम 16 के लिए मजबूत हुई दावेदारी। और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल शासन लागू होने के बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि राज्य में आतंकवाद खत्म होगा और शांति बहाली होगी। इस बीच राज्यपाल एनएन वोहरा ने श्रीनगर में अधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा हालात की समीक्षा की। जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लागू होने के बाद राज्यपाल एनएन वोहरा ने बुधवार को अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की और राज्य के सुरक्षा हालात और विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक में सुरक्षा बलों और प्रशासन आला अधिकारी शामिल हुए। इस मौके पर राज्यपाल ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में शांति व्यवस्था बहाल करने और आतंकवाद के खात्मे के मकसद से काम करेगी। लक्ष्य एक ही है कि आतंकवाद समाप्त होना चाहिए और कश्मीर में शांति व्यवस्था कायम होनी चाहिए, और इसी लक्ष्य को सामने रखकर हमारी सरकार काम करेगी। जम्मू कश्मीर के बीजेपी नेताओं और कांग्रेस ने उम्मीद जताई है कि राज्य में राज्यपाल शासन के दौरान कानून व्यवस्था में सुधार होगा। भारतीय जनता पार्टी को यह निर्णय लेना पड़ा कि हम गठबंधन सरकार से बाहर आकर जम्मू कश्मीर के अंदर गवर्नर रूल्स इंपोज हो, ताकि सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन काम करे और रूल ऑफ लॉ, कानून व्यवस्था को बहाल किया जाए। जो रियासत के हालात है, इसमें हम चाहेंगे कि गवर्नर साहब अपनी सारी ताकत को इस्तेमाल करें, सिचुएशन को कंट्रोल में लाए और जितना जल्द हो सके एक जमहूरी अमल, एक सियासी अमल वजूद में आनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में पीडीपी बीजेपी गठबंधन टूटने के बाद राज्यपाल एनएन वोहरा ने सभी दलों से बात करने के बाद राज्यपाल शासन लगाने की सिफारिश की थी। इसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसकी मंजूरी दे दी। भारतीय संविधान के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा हासिल है। राज्य का अपना अलग संविधान है। संविधान की धारा 92 के तहत राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद राज्य में राज्यपाल शासन लगता है। शुरुआत में 6 महीने के लिए राज्यपाल शासन लगाया जाता है। राज्य में 8वीं बार राज्यपाल शासन लागू हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज शहीद राइफलमैन औरंगजेब के परिजनों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने काफी देर तक औरंगजेब के परिजनों से बातचीत की। शहीद औरंगजेब के परिवार से मिलने के बाद रक्षा मंत्री ने कहा कि आज औरंगजेब का परिवार पूरे देश के लिए प्रेरणा है। इससे पहले सोमवार को सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने भी औरंगजेब के परिजनों से मुलाकात की थी। आतंकियों ने पुलवामा से औरंगजेब का अपहरण कर लिया था जब वो ईद मनाने अपने घर जा रहे थे। इसके बाद उनका गोलियों से छलनी शव बरामद हुआ था।
To me, and I'm sure to the whole nation, stand out as inspiration for us. Stand out as an inspiration for us, and that's the message I'm carrying from here. सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ पहले की तरह अभियान जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि सेना के अभियान को लेकर किसी तरह का राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है। वहीं जम्मू कश्मीर के डीजीपी एसपी वैद्य ने कहा है कि आतंकियों के खिलाफ घाटी में अभियान तेज किया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस कदम के असरदार नतीजे सामने आएंगे और घाटी में सुरक्षा हालात सुधरेंगे। डीजीपी ने कहा कि रमजान के दौरान सुरक्षा बलों का अभियान रुकने से आतंकवादी गतिविधियों में तेजी आई। अधिकारियों के मुताबिक इस साल 17 अप्रैल से 17 मई के बीच जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से जुड़ी 18 घटनाएं हुई थीं, जो पिछले एक महीने से बढ़कर 50 से अधिक हो गई। हमारे ऊपर किसी तरह का पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है। जैसे आपने बार बार सुना होगा, फौज को अपनी कार्रवाई करने के लिए किस तरह से अपने ऑपरेशन करने हैं, उस पर कभी किसी तरह की रोक नहीं लगाई गई है। हम लोग, हमारे बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ एंगेजमेंट होते हैं, उसके तहत हम कार्रवाई करते हैं और उसी के तहत हम आगे की कार्रवाई करते रहेंगे। जो बच्चे हथियार छोड़ के अपने परिवार को ज्वाइन करना चाहें, उनको मौका जरूर दिया जाएगा, लेकिन जो दहशतगर्दी फैलाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने मंगलवार को जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकियों को मार गिराया। इसमें जैश ए मोहम्मद का ऑपरेशनल कमांडर शामिल है। पुलवामा जिले के त्राल में पुलिस को आतंकियों के होने की जानकारी मिली थी। इसके बाद इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया गया। सुरक्षा बलों को देखते ही आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए बजट बढ़ाकर 2 गुना कर दिया है और इससे किसानों की आय 2 गुनी करने में मदद मिलेगी। किसानों के साथ संवाद में उन्होंने कहा कि ई नाम की योजना शुरू होने के बाद बिचौलियों किसानों का हक नहीं मार पाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में अनाज और दूसरी चीजों का रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है और लंबित सिंचाई योजनाओं को पूरा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गांवों और किसानों का विकास होने से ही देश का विकास होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के किसानों से संवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 5 साल में किसानों की मदद के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। उन्होंने कहा, सरकार 4 चीजों पर जोर दे रही है। इनमें खेती के लिए जरूरी कच्चे माल की लागत कम करना, उपज का उचित मूल्य दिलाना, उपज की बर्बादी रोकना और आमदनी के नए तरीके तैयार करना शामिल है। पिछली सरकार के 5 वर्षों में कृषि के लिए बजट आवंटन 1,21,000 करोड़ रुपए का था, जिसे 2014 से 19 के लिए बढ़ाकर करीब करीब हमने इस 5 साल के लिए इसको 2,12,000 करोड़ कर दिया। यानी करीब करीब कृषि के लिए बजट डबल कर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों की मदद के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई और सॉइल हेल्थ कार्ड जैसी योजनाएं शुरू की गई हैं। किसानों के लिए पर्याप्त कर्ज की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि आज देश में अनाज के साथ फल, दूध और सब्जियों का रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है। प्रधानमंत्री ने बताया कि वर्ष 2010 से 2014 के दौरान अनाज का औसत उत्पादन 250 मिलियन टन हुआ था, जबकि वर्ष 2017-18 में उत्पादन बढ़कर 280 मिलियन टन पर पहुंच गया। इसी तरह मछली पालन के क्षेत्र में 26% तो दूध उत्पादन में 24% की बढ़ोतरी हुई है। दलहन का औसत उत्पादन 10.5% बढ़ा है, तो बागवानी का 15%। जब किसान का उत्पाद बाजार में पहुंचता है, उसमें उसे अपने उपज की सही कीमत मिले, इसके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ई नाम शुरू किया गया है, ताकि किसानों को अपनी उपज का पूरा पैसा मिल सके। और सबसे बड़ी बात कि अब बिचौलिए किसानों का प्रॉफिट हजम नहीं कर सकते, मार नहीं खा सकते, कटकी नहीं कर सकते। इस दौरान कई राज्यों के किसानों ने प्रधानमंत्री से बात की और अपने अनुभव साझा किए। अभी 2014 से मैं आईसार के साथ जुड़कर और वो लोग नई नई तकनीक सिखा के, पहले हम लोग खेत में कुछ नहीं लगाते थे धान काटने के बाद,
अभी हम लोग वहाँ पे 0 टेरेस में मटर गोभी ऐसा लगाते थे और इसके बाद मेरा इनकम डबल हो गया सर। हम हैचरी बनाए उस टाइम पे करीबन 2 लाख रुपया आत्मा से मिला हैचरी बनाने के समय पर। अभी सर मतलब सभी का भगवान का कृपा से मेरा आय जो है करीबन 8 लाख रुपया हो गया है। हम लोग का टर्नओवर जो है करीबन 20 लाख रुपया हम लोग का टर्नओवर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए 99 कृषि सिंचाई परियोजनाओं को पूरा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के मुताबिक ऑर्गेनिक खेती को प्रोत्साहन दिया जा रहा है और इसी का नतीजा है कि आज देश में 22 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर ऑर्गेनिक खेती हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लिए चल रहे प्रयासों के बीच पुणे में कृषि को सतत और लाभकारी बनाने को लेकर कल से एक सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में शामिल लोगों को संबोधित करेंगे। 2 दिन के इस सेमिनार में कृषि क्षेत्र से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसमें कृषि क्षेत्र के लिए एक सक्षम नीतिगत ढांचा बनाना, कृषि से जुड़ी गतिविधियों के माध्यम से आय बढ़ाने के अलावा विपणन, उचित मूल्य और प्रौद्योगिकी समेत 6 विषयों पर चर्चा होगी। इसमें केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पूर्व कृषि मंत्री शरद पवार, आंध्र प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री वी.एस. राव, कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, कृषि विशेषज्ञ और अर्थशास्त्री प्रोफेसर अशोक गुलाटी शामिल होंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, कृषि वैज्ञानिक, किसान संघ CII, फिक्की के प्रतिनिधि शामिल होंगे। गोष्ठी का आयोजन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है। और सरकार ने कहा है कि वो एयर इंडिया को समर्थन देने और मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा कि सरकार एयर इंडिया को वित्तीय संकट से उबारने के लिए सहयोग जारी रखेगी। जयंत सिन्हा ने कहा कि सरकार पहले की तरह से एयर इंडिया के लिए वित्तीय सहयोग जारी रखेगी। उन्होंने ये भी कहा कि एयर इंडिया की स्थिति से निपटने के लिए वैकल्पिक तंत्र की समीक्षा की जा रही है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली कर रहे हैं। दूसरी तरफ नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा है कि भारत विश्व में सबसे तेजी से उभरता उड्डयन बाजार है। उन्होंने कहा कि सरकार घरेलू विमान बनाने की नीति पर तेजी से काम कर रही है और कम लागत वाले एयरपोर्ट बनाने पर मंत्रालय ने काम शुरू कर दिया है। As market conditions, as industry circumstances change, we will evaluate all those alternatives. But that particular specific process for the moment has come to an end. If need be, we can restart that or any other process depending on what is appropriate given market circumstances. Point which, please do not get the wrong impression, the government is committed to strategic disinvestment. What the modalities are and what the circumstances are, we will have to monitor and evaluate as we go along. But we are committed to strategic disinvestment of Air India. That the government has made very clear. और डीएसके ग्रुप लोन डिफॉल्ट मामले में पुणे पुलिस ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के CMD रविंद्र मराठे को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस की आर्थिक अपराध विंग ने कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पूर्व CMD सुशील मेहनोत भी शामिल हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कार्यकारी निदेशक राजेंद्र गुप्ता, जोनल मैनेजर नित्यानंद देशपांडे, डीएसके ग्रुप के CA सुनील घाट पांडे, वाइस चेयरमैन राजीव निवासकर को भी गिरफ्तार किया गया। रविंद्र मराठे और सुशील मेहनोत पर आरोप है कि उन्होंने दिवालिया हो चुके डीएसके ग्रुप को गलत तरीके से लोन मुहैया कराने में मदद की थी। डीएसके की कई कंपनियां सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहीं। ये पूरा मामला 2043 करोड़ रुपए से जुड़ा है। इस मामले में पुलिस ने मई में डीएसके ग्रुप के मालिक DS कुलकर्णी और उनकी पत्नी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए थे। कुलकर्णी और उनकी पत्नी को पुणे पुलिस ने इस साल 17 फरवरी को दिल्ली से गिरफ्तार किया। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन OPEC की बैठक में हिस्सा लेने के लिए ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना के दौरे पर हैं। OPEC के इंटरनेशनल सेमिनार में शामिल होते हुए उन्होंने कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के लिए पेट्रोलियम निर्यातक देशों को जिम्मेदार ठहराया। भारत का पक्ष रखते हुए उन्होंने कहा कि OPEC के सदस्य देशों को उपभोक्ता देशों के हितों का ख्याल रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि कीमतों के निर्धारण में उत्पादक और उपभोक्ता के हितों के बीच संतुलन होना चाहिए। भारत का कहना है कि दुनिया को तेल और गैस दोनों के लिए पारदर्शी और लचीले बाजार की जरूरत है।
पेट्रोलियम मंत्री ने ओपेक के सदस्यों से ईंधन के तर्कसंगत मूल्य को सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप की मांग की। उन्होंने कहा कि भारत पिछले साल से हर मंच पर इस मसले को उठाता रहा है और आगे भी उठाता रहेगा। भारत की जितने बड़े बाजार है, ये इसको ध्यान में रखते हुए आज देश विश्व की प्रोड्यूसिंग कंट्री इस विषय को आज कॉग्निजेंस में लेना शुरू किए हैं। आज जैसे इनॉग्रेल सेशन में सारे नेतृत्व जो उत्पादनकारी देश मूलतः जो अर्थशास्त्री है ऑयल की, गैस की, सब लोगों ने ये स्वीकार करना शुरू किया है कि कंज्यूमिंग देशों की हितों को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता है। ये भारत की सबसे बड़ा उपलब्धि ओपेक की इस सेमिनार में मैं मानता हूँ और आने वाले दिनों में हम इस दबाव को, इस स्पष्टता को और विश्व के सामने रखेंगे, ओपेक जैसे फोरम पे रखेंगे और भारत की कंज्यूमर को एकदम राहत मिले उसकी हम चिंता करेंगे। और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 जुलाई को दिल्ली में शिखर वार्ता करेंगे। इसका मकसद एक्ट ईस्ट नीति के मद्देनजर कोरियाई प्रायद्वीप में शांति प्रयासों में भारत का सहयोग बढ़ाना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के चेयरमैन किम जोंग उन की वार्ता के बाद दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति की भारत यात्रा क्षेत्रीय रणनीति के लिहाज से काफी अहम है। दक्षिण कोरिया की कोशिश भारत के साथ राजनीतिक स्तर पर नजदीकी बढ़ाने की है। दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति मून जे इन की भारत यात्रा से पहले बुधवार को कोरियाई विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने दिल्ली में भारतीय विशेषज्ञों से मुलाकात की और उत्तर कोरिया के साथ चल रहे शांति प्रयासों की जानकारी दी। गुरुवार को दक्षिण कोरिया की उप विदेश मंत्री एन्ना पार्क भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात करेंगी। इसमें कोरियाई प्रायद्वीप में शांति प्रयासों और सुरक्षा संभावनाओं में भारत की भूमिका पर बात करेंगी। इसमें भारत और दक्षिण कोरिया के बीच सैन्य अभ्यास करने, विदेश और रक्षा मंत्रालयों के बीच बातचीत के प्रस्ताव की संभावना है। Moon's administration focusing on India's international prestige and infinite potential of growth declared the groundbreaking new Southern policy to extensively strengthen cooperation with its Southern partners, especially with India. We would like to build a community for peace which contribute to peace in Asia through security cooperation. दक्षिण कोरिया का भारत के साथ राजनीतिक और रक्षा संबंध बढ़ाने का प्रस्ताव एक अहम कामयाबी हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार और एपेक में भारत के प्रवेश के मामले में भी दोनों देशों की एक राय हो सकती है। In this context, I think I'll raise one important point, which is the United Nations Security Council reforms. Foreign policy, because Moon Jae-in's foreign policy is really talking about peace and prosperity in the regions. And there are no better representation can be from Asia if India and South Korea can have a convergence on the issue, particularly on the United Nations Security Council permanent membership issue. भारत में सैमसंग और एलजी जैसे उत्पादों और टोयोटा कार काफी लोकप्रिय हैं, लेकिन बंदरगाह और जल जहाजों के निर्माण में दक्षिण कोरिया अपनी जगह नहीं बना पाया है। इसके पीछे राजनीतिक कारण रहे हैं, लेकिन पिछले महीने जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी सियोल गए थे। उसके बाद दोनों देशों के बीच क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर दूरियां खत्म होने की उम्मीद है। भारत और दक्षिण कोरिया के संबंध अभी तक द्विपक्षीय मामलों तक सीमित रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से भारत ने एशिया पैसिफिक में अपनी महत्वाकांक्षाएं बढ़ाई हैं और साउथ कोरिया जिस तरीके से नॉर्थ कोरिया के साथ बात करके खुद अपने लिए एक जगह की तलाश कर रहा है, वैसे में भारत और दक्षिण कोरिया के संबंध काफ़ी सकारात्मक साबित हो सकते हैं। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन दिलीप के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आज लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री जेवियर बेटल से मुलाकात की और उनके साथ व्यापार, निवेश, अंतरिक्ष, डिजिटल इंडिया जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। विदेश मंत्री ने लग्जमबर्ग के विदेश और यूरोपीय मामलों के मंत्री जीन एस सेलबोर्न के साथ भी आपसी सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की। उन्होंने लग्जमबर्ग के शाही परिवार के साथ मुलाकात की और दोनों देशों के बीच 70 साल पुराने कूटनीतिक और द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा की। इसके बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज 4 देशों की यात्रा के आखिरी पड़ाव में बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स पहुंच गई हैं, जहां पे वो बेल्जियम के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगी और द्विपक्षीय संबंध मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगी। और अब बात करेंगे फीफा विश्व कप फुटबॉल की।
फीफा विश्व कप में आज ग्रुप बी के तहत पुर्तगाल और मोरक्को के बीच मुकाबला खेला गया। रोमांचक मुकाबले में पुर्तगाल ने मोरक्को को 1-0 से हरा दिया। इसके साथ ही पुर्तगाल के अंतिम 16 में दावेदारी मजबूत हो गई। ग्रुप बी में पुर्तगाल के एक ड्रॉ और एक जीत के साथ 4 अंक हो गए हैं। आज मैच के चौथे मिनट में ही क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने गोल कर पुर्तगाल को 1-0 की बढ़त दिला दी, जो कि निर्णायक साबित हुआ। इस मैच में गोल दागने के साथ ही रोनाल्डो के 152 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 85 गोल हो गए। इस तरह से यूरोपियन खिलाड़ी में रोनाल्डो सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय गोल दागने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। रोनाल्डो की हैट्रिक की बदौलत पुर्तगाल ने पहले मैच में स्पेन को 3-3 से बराबरी पर रोका था। ये दूसरा मौका था जब दोनों टीमें विश्व कप में आमने सामने थीं। इससे पहले 1986 में मोरक्को ने ग्रुप मैच में पुर्तगाल को 3-1 से हरा दिया था। और कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इस मौके पर भारत समेत कई देशों में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन होना है। इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम शांति के लिए योग है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 देशों की विदेश यात्रा के दूसरे पड़ाव में सूरीनाम की राजधानी पारामारिबो में हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर राष्ट्रपति सूरीनाम के राष्ट्रपति देशेर दलानो बोतरश के साथ योग शिविर में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू मुंबई के बांद्रा रिक्लेमेशन सीलिंग प्रोमेनेड में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून में चौथे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान के मैदान में हजारों स्वयं सेवकों के साथ योग आसन अभ्यास में शामिल होंगे। और इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री भी अलग अलग जगहों पर आयोजित होने वाले योग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। पहली बार 2015 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। योग शरीर को रोगों से दूर रखता है और स्वस्थ रखने के साथ साथ उम्र भी बढ़ाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले की रहने वाली वी नानम्माल हैं। नानम्माल ने योग के सहारे बढ़ती उम्र की चुनौतियों को पार किया है और आज वो देश की सबसे बुजुर्ग योग गुरु हैं, जो दूसरों को योग सिखाती हैं। ये है 99 साल की वी नानम्माल। उम्र के लिहाज से ये भले ही बुजुर्ग कहलाएं, लेकिन इनकी फिटनेस आज भी गजब की है। नानम्माल की चुस्ती और फुर्ती का राज है योग। इस उम्र में भी ना आंखों पर चश्मा चढ़ा है और ना ही शरीर को बुढ़ापे ने घेरा है। जीवन में इनका कभी अस्पताल, डॉक्टर या अंग्रेजी दवाओं से पाला भी नहीं पड़ा। नानम्माल ने 3 साल की उम्र से ही योग करना शुरू किया था और यह सिलसिला आज भी बदस्तूर जारी है। जिस उम्र में लोगों के लिए चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, उस उम्र में नानम्माल योग टीचर हैं। इन्हें योग करते देख हर कोई हैरान रह जाता है। नानम्माल योग के 50 से ज्यादा आसनों को बेहतरीन तरीके से कर लेती हैं, जिनमें कई आसन ऐसे हैं जिन्हें करना काफी मुश्किल होता है। नानम्माल की दिनचर्या सुबह 5 बजे शुरू होती है और ये रोजाना 6 से 7 बजे तक योग करती हैं। इसके बाद ये अलग अलग जगहों पर जाकर योग सिखाती हैं। इसके अलावा नानम्माल योग शिक्षा के प्रसार के लिए देश के अलग अलग हिस्सों का भ्रमण भी करती हैं। நான் சாமி எங்க தாத்தா பாட்டி எல்லாம் தோட்டத்துல இருந்து வருவாங்க, அண்டாவில் தண்ணி கலந்து கிட குளிப்பாங்க, குளிச்சுட்டு பாய் எடுத்து விரிப்பாங்க. நான் கூடவே 3 வருஷம் 2 வருஷம் குழந்தைகள் முடிச்சாமி கூடவே பழகுனேன். இன்னைக்கு புதுசாக பழகுன சாமி, எனக்கு அதே தான் காலமெல்லாம் செய்கிறேன், செஞ்சுட்டு இருக்கிறேன். கடவுள் புண்ணியத்தில் நல்ல எல்லாம் செய்கிறேன் சாமி. நீ என்ன? घर, स्कूल, संस्थानों और अन्य को मिलाकर नानम्माल अब तक लाखों लोगों को प्रशिक्षण दे चुकी हैं। इनके सिखाए हजारों छात्र योग शिक्षक बन गए और देश विदेश में रोजगार में जुटे हैं। கோழி கூப்பிடும், எந்திரிப்போம், எந்திரிச்சு பாத்ரூம் போயிட்டு வருவோம், யோகா செய்வோம். அதுதான் சாமி எங்கள் பழக்கம். இப்போ இந்த குழந்தைங்க 8 மணி வரைக்கும் தூங்குறாங்க, முடிக்கிறாங்க. அந்த குழந்தைகளை நாம தான் சாமி தயார் செய்யணும்। नानम्माल ने योग अपने पिता से सीखा था और आज उनकी चौथी पीढ़ी
परदादी और परनानी के साथ योग आसन सीख रही हैं। नानम्माल के 6 बेटे और बेटियां हैं जो अलग अलग जगहों पर योग सिखाते हैं। Nowadays, all kids used to have some problems like eye problem or whatever it is. They are watching mobiles and TVs also. They have lots of problems. If they do this eye exercise and the Ardha Sirasasana is there, if they do that asana, they'll not have this eye problems. They'll be always comfortable with the eye exercise also. नानम्माल का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की परंपरा शुरू हुई है और इससे योग सेक्टर में उछाल आया है। लेकिन इस तेजी को बनाए रखने की जरूरत है ताकि भारत से दुनिया भर में योग प्रशिक्षित निर्यात हो सकें। योग को योगदान देने के लिए उनके पास आज पुरस्कारों और ट्रॉफियों का खजाना है। नानम्माल को इसी साल योग शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा गया। इससे पहले 2016 में उन्हें राष्ट्रपति के हाथों दिल्ली में नारी शक्ति पुरस्कार भी मिला था। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी, कोयम्बटूर। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT की ओर से आयोजित नेशनल योग ओलंपियाड में देश भर से 500 छात्रों ने हिस्सा लिया। पिछले 3 साल से नेशनल योग ओलंपियाड NCERT की ओर से अलग अलग थीम पर मनाया जा रहा है। 18 से 20 जून तक ये कार्यक्रम राजधानी दिल्ली में आयोजित किया गया। राजधानी दिल्ली में आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2018 का बुधवार को समापन हो गया। NCERT के इस आयोजन में 26 राज्यों और 4 क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों के 500 छात्रों ने हिस्सा लिया। योग प्रतिस्पर्धा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को आखिर में सम्मानित भी किया गया। योगा करना मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि इससे फिटनेस, हेल्थ और वेल्थ ये सब ठीक रहती हैं और इनसे हमें फ़ायदा भी है। और कोई योगा को प्रमोट नहीं करता है, उन्हें हमें ये विश्वास दिलाना चाहिए कि योगा को प्रमोट करना चाहिए। हेल्दी भी रह सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और फिर ये हमारे डेली रूटीन में भी आ जाता है। नेशनल योग ओलंपियाड की इस साल की थीम थी स्वास्थ्य और एकता। ओलंपियाड का मकसद बच्चों को योग के जरिए मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाना है। Our children should develop their potentiality and their personality should be balanced one. Emotionally they should be stable and along with they should also have good relationship with in the family, in the community and so that there will be harmony. Ultimate goal is to promote harmony. We should live together and that we can promote through yoga. NCERT ने लगातार तीसरे साल राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन किया। 18 से 20 जून तक चले इस ओलंपियाड में 10 से 14 साल और 14 से 16 साल तक के छात्रों के बीच मुकाबला कराया गया। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। और योग को बढ़ावा देने के लिए विश्वास मंडलिक और मुंबई के योग केंद्र को इस साल पुरस्कार के लिए चुना गया है। आयुष मंत्रालय की ओर से बनाई गई कमेटी ने उनके पास आए 186 आवेदनों पर विचार करने के बाद इन्हें चुना। विश्वास मंडलिक पिछले 55 सालों से योग के विस्तार और शोध पर काम कर रही हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।